डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के क्लास 3 को आप देखने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों को एमसीक्यू करा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी हम आप लोगों को कंप्लीट क्लास कराएंगे। ठीक है, टोटल 10 क्लासें होंगी इसकी, जिसमें आप सभी को जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वो सभी हम कवर करेंगे। इससे कि पहले की 2 क्लासें मैं आप लोगों को करा चुका हूं, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे सक्सेस करियर एप्लीकेशन से मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है सक्सेस करियर के एप्लीकेशन, या लिंक आपको प्ले स्टोर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मॉक टेस्ट, आप टोटल 8 मॉक टेस्ट बनाया गया है 50-50 क्वेश्चन का। ठीक है, जो कि एग्जाम में जैसे सीबीटी होता है उस आधार पे, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो वो सभी मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। सिर्फ 99 रुपये में है, तो आप ले सकते हैं उसको, अगर टेस्ट अपनी देना चाह रहे हैं तो। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास में। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसे टाइप टेस्ट। निम्नलिखित में से निबंध प्रकार की परीक्षा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के परीक्षण में, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है, ये ऐसे टाइप टेस्ट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओरल टेस्ट मौखिक होता है, यानी मुंह से जो होता है टेस्ट वो, उसका जब सब्जेक्टिव टेस्ट, तो यहाँ सब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है वो ऐसे टाइप होता है, यानी कि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि लिखना पड़ता है चीज़ों को, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, ये प्रैक्टिकल टेस्ट को परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट को क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव टेस्ट को ऐसे टाइप टेस्ट कहते हैं। जबकि ओरल टेस्ट को क्या कहते हैं? तो इंटरव्यू टेस्ट को ओरल टेस्ट कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप आप जान रहे हैं, मल्टीपल चॉइस को ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 52 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए टेस्ट। परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ठीक है, कोई भी टेस्ट होता है तो उसका उद्देश्य क्यों टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टू चेक अंडरस्टैंड ऑफ लर्नर, जो सीखने वाला है, एक शिक्षार्थी जो है समझ की जांच करने के लिए टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप ही ने जो क्वेश्चन आंसर पढ़ा है उसी की टेस्ट के लिए क्या मॉक टेस्ट बनाया गया है, तो आप जाइए मॉक टेस्ट दीजिए। दूसरी यहाँ पे दिया है कि टू इनकरेज लर्नर टू स्टडी, शिक्षार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि क्लास में टीचर बोल देता है कल आप लोग टेस्ट लेंगे, तो आप थोड़े बहुत भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते जरूर हैं, क्योंकि सर ने बोला है कि टेस्ट है, इस वजह से। दूसरी यहाँ पे दिया है ऑप्शन, टू गाइड द लर्नर बाई नोविंग देयर वीक पॉइंट। टेस्ट लेने से पता चल जाता है कि जो ट्रेनिज है, ठीक है, जो स्टूडेंट है, उसको कहाँ पे कमी है, कौन से क्वेश्चन गलत किया है, यानी कि उस लेसन में उसकी क्या है, कमी है, वीक पॉइंट है, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। तो शिक्षार्थियों को कमजोरियों को जानकर उनका मार्गदर्शन करना, उनको गाइड करना कि आप उस लेसन को अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ टेस्ट का सभी यहाँ पे पर्पज है, ये सभी पर्पज है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन ऑफ एक्सीडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण है? तो देखिए, एक वर्क ऑन सेफ मशीन, एक सुरक्षित मशीन पर काम करना दुर्घटना नहीं हो सकती अगर सेफ मशीन है तो। फॉलोइंग ऑल सेफ्टी रूल, अगर आप सभी सुरक्षा नियमों को पालन करेंगे तो भी एक्सीडेंट नहीं होगा। बोल रहा है कि दुर्घटना का कारण क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यूजिंग सेफ्टी अपैरल्स वाइल वर्किंग, उपयोग करना। ठीक है, काम करते समय सुरक्षा परिधानों का उपयोग करना, यानी कि जो अपैरल्स है सेफ्टी का यूज करना, तो इसके द्वारा भी आपका क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ, चौथा ऑप्शन बचा हुआ है हरी टू वर्क, काम करने की जल्दी अगर रहेगी, आप जल्दीबाजी में मशीन पे वर्क कर रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट का डर बना हुआ है। इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही होगा। दुर्घटना का कारण कौन सा है? हरी टू वर्क, यानी काम करने की जल्दीबाजी आपको दुर्घटना कर सकता है, इसलिए काम करने की जल्दीबाजी मत करें। जब तक आप मशीन के बारे में, वर्कशॉप के बारे में या टूल्स के बारे में अच्छे से जानकारी न हो जाए तो तब तक आप हाथ न लगाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर दिया है, हु डेवलप द टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने विकसित किया था? बेंजामिन ब्लूम ने, इवोन पावलोव ने, या जॉन फ्रीडरिच ने, या बीएफ स्किनर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, किसने डेवलप किया था टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशन? बेंजामिन ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर,
दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटेड टू हाउस कीपिंग, निम्नलिखित में से कौन गृह व्यवस्था से संबंधित है? क्लीननेस स्वच्छता, असाइनमेंट कार्यभार, विम और कम्युनिकेशन यानी कि संचार। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है हाउस कीपिंग से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि गृह व्यवस्था से संबंधित कौन सा है? तो यहाँ पे गृह व्यवस्था संबंधित क्या है? स्वच्छता, यानी कि जो हमारा घर होगा या जहाँ पे हम वर्क कर रहे होंगे या जहाँ रह रहे होंगे वो स्वच्छता से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। कार्यभार, विम और कम्युनिकेशन से संबंधित नहीं है हाउस कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 56 नंबर। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ ए गुड वर्कशॉप, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी वर्क कार्यशाला से संबंधित है? फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड, सेफ्टी बोर्ड, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक अच्छी कार्यशाला है, एक अच्छा वर्कशॉप क्या माना जाएगा? उसमें फायर एक्सटिंग्विशर हो, यानी कि आग लग जाए तो आग से बचाव की क्या हो? अग्निशामक यंत्रें हों। दूसरा फर्स्ट एड हो, जैसे दुर्घटना होती है थोड़ी बहुत दवा मलहम पट्टी वगैरह होनी चाहिए, तुरंत क्या हो एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत फर्स्ट एड दिया जा सके, प्राथमिक चिकित्सा जैसे बोलते हैं। और सेफ्टी बोर्ड होना चाहिए, यानी कि कोई मशीन है उसके बारे में सामान्य जानकारी लिखी होनी चाहिए, या ऐसा क्षेत्र होता है वर्कशॉप में जिधर जाना खतरा हो जाता है तो वहाँ स्टाफ साइन करने निशान वगैरह होनी चाहिए, ये सभी बोर्ड वगैरह होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर, ठीक है, निम्नलिखित में से एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है, ठीक है, गुण नहीं है। ही शुड बी सिंपैथिक, उसे सहानुभूति रखनी चाहिए, या ही शुड बी नेचुरल, उसे स्वाभाविक होनी चाहिए, या ही शुड बी गुड ऑब्जर्वर, उसे एक अच्छा पर्यवेक्षक होनी चाहिए, या ही शुड बी इम्पैथेटिक, उसे सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। तो देखिए 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, यानी कि एक अच्छा परामर्शदाता है, एक गुड काउंसलर की जो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए उसे सहानुभूति रखनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट नहीं रखनी चाहिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। दिया है शॉर्ट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। तो मैं ये क्वेश्चन देखिए स्वाट से कल भी आया था। SWAT का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। स्वाट का मतलब क्या होता है? एस का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी, T का मतलब थ्रेट। तो देखिए यहाँ पे W का मतलब हमने वीकनेस बताया और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विलिंगनेस यानी इच्छा दी हुई है। तो यहीं पे ये गलत हो जा रहा है ना। तो बोल रहा है एक स्वाट विश्लेषण में छोड़कर निम्नलिखित में तत्व शामिल है। तो W की जगह वीकनेस होना चाहिए था लेकिन विलिंगनेस है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी एस से देखिए स्ट्रेंथ दिया हुआ है, O से अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, T से थ्रेट दिया हुआ है। यानी कि बोल रहा है कि किसको छोड़कर सभी एलिमेंट होते हैं स्वाट में, तो विलिंगनेस को छोड़कर यहाँ पे सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। दिया है फोकसिंग इन डेप्थ ऑन पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स इन सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। स्थिति और अनुभव में किसी विशेष पहलू पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है? प्रोबिंग जांच करना कहलाता है, या कन्फ्रंटिंग यानी कि भिड़ना कहलाता है, या इंटरप्रिटिंग कहलाता है, या सेल्फ डिस्क्लोजर कहलाता है यानी कि स्व प्रकटीकरण कहलाता है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो है जांच करना हो जाएगा, प्रोबिंग। जैसे किसी भी स्थिति और अनुभव को किसी विशेष पहलू पर गहराई से ध्यान केंद्रित करके कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसकी जांच करते हैं। तो इस प्रकार ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर 60 नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। ठीक है, निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता का गुण नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए एक अच्छे नेता के अंदर? इंट्रोवर्ट नहीं होनी चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रोवर्ट। ठीक है, 60 का इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी यानी कि जो कम बोलता हो, या बोलेगा भी तो सिर्फ अपने आप बोलेगा, अपने आप में समझ लेगा, किसी से मतलब नहीं रहेगा, उसी को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। तो एक अच्छे नेता क्या नहीं होना चाहिए? इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर एक अच्छा नेता इंट्रोवर्ट रहता है यानी कि अंतर्मुखी रहता है, वो किसी से बोलेगा नहीं तो वो अपनी बात किसके सामने रख पाएगा? एक अच्छा नेता जितना ज़्यादा बोलेगा ना, जितना ज़्यादा फेंकेगा, वो अच्छा नेता है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बाकी देखिए एक अच्छे नेता की क्वालिटी होनी चाहिए, वो डेडिकेटेड होता है, ओपनेस होता है और रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो इंट्रोवर्ट नहीं होनी चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 61 पे चलते हैं। दिया है हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन ए बीट।
ठीक है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो देखिए एक बाइट में 8 बिट होते हैं, याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 62 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? रैम, रोम, मेमोरी कार्ड या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो परमानेंट मेमोरी रोम को कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, ठीक है, रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है? अस्थाई होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। जबकि रैम क्या करता है? कंप्यूटर को खोलने या बंद करने का काम, या जब वर्किंग कर रहे होते हैं उस समय रैम का काम पड़ता है, ये स्पीड बढ़ाता है। जैसे ही हमारा कनेक्शन कट जाता है और कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो रैम में जो भी डाटा फीड रहती है वो डिलीट हो जाती है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 63 नंबर दिया है। देखिए सबसे पहली बात, आपको अगर क्वेश्चन जो भी जब तक मैं पढ़ रहा हूँ आपको पता है तो आप आंसर दे दिया करिए तुरंत, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और मॉक टेस्ट के लिए आप सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिए। पीडीएफ भी आपको वहाँ फ्री में अवेलेबल है, तो आप जरूर उसको डाउनलोड करिए, ठीक है। और अपनी तैयारी से पहले मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि सीबीटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार एग्जाम दिया जाता है। आप जब ऑनलाइन टेस्ट देंगे तभी आप कर पाएंगे। 63 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज ए कम्युनिकेशन। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक कैसा संचार है? देखिए टीचिंग यानी कि जो टीचर पढ़ाता है, और लर्निंग यानी कि जो स्टूडेंट सीखता है, वो कैसी प्रक्रिया है? 2 वे यानी कि दो तरफा है, या एक तरफा है, या इनडायरेक्ट है, या ड्रामेटिक है, नाटकीय है। तो देखिए एक यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये एक टीचर हो गया और ये एक स्टूडेंट हो गया। तो टीचर पढ़ाएगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट सीखेगा टीचर से। तो ये क्या हो गया? 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 63 का क्या हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का मापदंड नहीं है? औपचारिक शिक्षा का मापदंड नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ऑप्शन को, फिर समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। एक बार चीज़ें आप लोग समझ लेंगे तो एग्जाम में आपका पता चल जाता है चीज़ों को। चलिए आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, इट मस्ट हैव ए डिफिनिट सिलेबस, कोर्स, प्रेस्क्राइब टाइम etc। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित समय आदि होनी चाहिए। देखिए एक होता है औपचारिक शिक्षा, एक होता है अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। 2 तरह की शिक्षाएं होती है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एक होती है औपचारिक, मैं यहाँ पे लिख दूँ औपचारिक, समझ लीजिए फिर आपको आसानी हो जाएगी समझे। एक होता है अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है कि एक निश्चित समय दिया जाता है। जैसे क्लास 1, 2, 3, 10, 12 या ITI या CITS कर रहे हैं तो एक निश्चित समय होता है कि 1 साल 2 साल का समय। जैसे CITS कर रहे हैं आप लोग तो 1 ईयर का है, ठीक है, निश्चित समय हो गया। लेकिन अनौपचारिक में निश्चित समय नहीं होता। जैसे बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, मम्मी पापा से सीखते हैं, फिर समाज से सीखते हैं, फिर बाहर हॉस्टल में हैं तो लड़कों से सीखते हैं, ठीक है, फिर टीचर से सीखते हैं। जो चीज़ें हम किसी को देखकर सुनकर सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा है। इसमें समय निर्धारित नहीं होता है, ज़िंदगी भर हम लोग सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। जबकि औपचारिक शिक्षा क्या होती है? इसमें वो शिक्षा होती है जिसमें समय निश्चित हो, स्कूल कॉलेज हो, निर्धारित पाठ्यक्रम हो, यानी कि ये चीज़ें आपको पढ़ना है, वो औपचारिक शिक्षा में आता है। तो यहाँ पे पूछा है कि औपचारिक शिक्षा का मापदंड नहीं है, ठीक है, नॉट ए पैरामीटर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो ये अभी फॉर्मल में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित समय आदि किस में होता है? औपचारिक में होता है। तो ये औपचारिक में आ गया, जबकि औपचारिक नहीं है पूछा है। दूसरा दिया है, गाइडेंस इज इसेंशियल, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। देखिए जैसा मैं बोला हूँ, अनौपचारिक में मार्गदर्शन अति आवश्यक है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किए जाते हैं। ये अनौपचारिक में आ जाता है, बी वाली लाइन। और ये पूछ रहा है औपचारिक शिक्षा का मापदंड नहीं है, इस प्रकार बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। संस्था में प्राप्त किया यानी कि संस्था में प्रवेश किए तो क्या हुआ? आपको निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम को समय, तो ये क्या हो गया? औपचारिक हो जाएगा, सी ऑप्शन बी।
चॉइस ऑफ फील्ड इज अवेलेबल, क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध रहता है। जैसे CITS ही है तो कोई फिटर से कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन से कर रहा है, कोई वेल्डर से कर रहा है, कोई कोपा से कर रहा है, कोई फैशन डिजाइन, कोई ट्रैक्टर मैकेनिक, कोई मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोई ड्राफ्टमैन सिविल। तो ये क्या है, क्षेत्र अवेलेबल है तो ये औपचारिक में चला जाएगा, जबकि अनौपचारिक में नहीं रहता है। तो यहाँ औपचारिक शिक्षा का मापदंड नहीं है, कौन सा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें लगता है ना औपचारिक अनौपचारिक से किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप वाज फाउंडेड इन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, 2014, 2015, 2016, 2017 में। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप है वो 2015 में इसकी क्या होगी, फाउंडेड होगी, यानी कि स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर दिया हुआ है, ... is an ability to think in terms of abstract idea. It is a supreme power which control all our mental trait. ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है, यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। क्या है, इमेजिनेशन है या ऑब्जर्वेशन है या रिकलेक्शन है या इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमत्ता है। रिकलेक्शन मीन्स अनुसरण, ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना। तो देखिए जो 66 का आंसर हो जाएगा वो है इंटेलिजेंट, यानी कि जो हमारी बुद्धि है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बुद्धि क्यों, जो इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंस है यानी कि बुद्धिमत्ता है जिसके पास है, उस बुद्धिमत्ता वाला अमूर्त विचारों को संदर्भ में सोचने की क्षमता होती है। अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं रहेगा, पागल को देखिए वो सोच नहीं सकता। ठीक है, तो बुद्धिमत्ता अमूर्त विचारों को संदर्भ में सोचने की क्षमता है, यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। वो कौन सा है, इंटेलिजेंस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर दिया है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने की सिद्धांत के अनुसार, इज एन एनोलॉजी ऑफ लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि के नियम का सादृश्य है। सीखने के नियम के अनुसार वो क्या है जो संतुष्टि के नियम का एक सदृश्य है। लॉ ऑफ पर्पज, उद्देश्य का नियम, या लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव का नियम, यहाँ टी बना लीजिएगा आप लोग, टी स्पेलिंग में छूट गया है। लॉ ऑफ इम्पैक्ट यानी प्रभाव का नियम, या लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। तो देखिए जो सीखने का नियम है 67 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो है 67 का लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम जो है, सीखने के नियमों के अनुसार प्रभाव के नियम संतुष्ट के नियम का एक सादृश्य है। यानी कि आप कोई चीज़ किसी के इफेक्ट में आके ही कोई चीज़ सीखते हैं। जैसे मम्मी पापा अगर डॉक्टर हैं तो आप देखते हैं कि पापा अगर अच्छे लेवल पे डॉक्टर हैं, आराम से 2 घंटे की जाकर डॉक्टर में बहुत अच्छे फीस वसूल लेते हैं, तो क्या करेंगे आप, उससे प्रभावित हो जाते हैं। बहुत लोग IAS के बारे में सोच लेते हैं, क्यों, क्योंकि IAS की जो पोजीशन है वो देखते हैं कि IAS की लेवल क्या है, तो वो उससे प्रभावित होकर सीखने लगते हैं कि हमें वैसा ही बनना है, हमें वही चीज़ पढ़ना है। तो ये सीखने के प्रभाव के कारण ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 68 नंबर दिया है, स्टीम ऑफ अदर थॉट स्टेटस, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, ETC and internal factors such as self-respect, achievement and autonomy belong to, स्थिति, मान्यता, प्रशंसा आदि के माध्यम से दूसरे को सम्मान और आत्मसम्मान, उपलब्धि और स्वायत्तता जैसे आंतरिक कारक किससे संबंधित है। तो बिलोंगिंग एंड लव नीड्स यानी अपनापन और प्यार की ज़रूरत के लिए, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यानी कि आत्मविश्लेषण की आवश्यकता के लिए, या स्टीम नीड्स यानी कि सम्मान की ज़रूरत के लिए, या फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि क्रियात्मक ज़रूरत के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीम यानी कि सम्मान की ज़रूरत के लिए क्या होता है कि आंतरिक कारक जैसे कि सम्मान से संबंधित होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्टीम नीड्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वाइल एनालाइजिंग द सिलेबस एटीट्यूड्स एक्सपेक्ट टू बी डेवलप इज रिलेटेड टू, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने वाली अपेक्षा अभिवृत्तियाँ ... से संबंधित है। किससे संबंधित है, डूइंग यानी कि कर रहा है से, या नोइंग यानी जानने से, या बिंग मीन्स प्राणी से, या ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास से। ठीक है, तो ये किससे संबंधित होगा, ये बिंग प्राणी से संबंधित होगा।
पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने वाली अपेक्षाकृत अभिवृत्तियां बिंग से संबंधित होती हैं। ठीक है, किससे? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर दिया, विथ रेफरेंस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर डॉट 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 प्राइस ऑफ पेट्रोल। देखिए 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। एक कार ड्राइवर के बारे में मैं पढ़ाया था, पहले हिंदी पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक डॉट 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 पेट्रोल की कीमत क्या करना चाहिए? पेट्रोल की कीमत जानना चाहिए, मस्ट नो, शुड नो यानी कि शुड नो यानी कि जानना चाहिए था, या कुड नो यानी कि जान सकता था, या वुड नो पता होगा। देखिए यहाँ पे हिंदी थोड़ी गलत टाइप हो गई है, नींद कमज़ोरों के लिए है, ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, टाइपिंग वाले ने टाइपिंग गलत कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए मैं आपको बताया इस टाइप के 3 तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। मैं आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत करके आप लोग आ जाते हैं जो नहीं समझोगे। एक पहले वीडियो में मैं क्वेश्चन पहले क्लास में पढ़ाया था, एक मोटर चालक जो है उसको क्या करना चाहिए? ड्राइविंग तकनीकी यानी कि चलाने की जो तकनीकी है अवश्य जानना चाहिए। मतलब वो अगर नहीं जानता है तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो अवश्य जानना चाहिए। वहाँ पे बताया था कि करेक्ट आंसर होगा। दूसरा मैं बताया था मोटर कार चालक जो गियर सिस्टम है यानी कि गियर कैसे लगता है, या स्टीयरिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली को, वो क्या अगर ड्राइवर गियरिंग सिस्टम को नहीं जानता है, ठीक है, या स्टीयरिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है अगर नहीं जानता है, तो भी वो गाड़ी चला लेगा। ठीक है, जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले क्या करते हैं? स्टीयरिंग सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, साथ में और क्या पढ़ते हैं? गियरिंग सिस्टम पढ़ते हैं, साथ में अन्य तरह के वर्क गाड़ी से रिलेटेड आंतरिक चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे कि फैशन डिज़ाइन वाले हैं, अगर वो ड्राइविंग तकनीकी में ये गियर के बारे में नहीं जान रहे हैं, या स्टीयरिंग कैसे काम नहीं करता है ये नहीं जान रहे हैं, तो भी वो कार चला लेंगे। तो वहाँ पे क्या हो सकता है? जान सकते हैं वो चीज़ें। ठीक है, यानी कि फैशन डिज़ाइन वाले जान सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे पेट्रोल की कीमत क्या करना चाहिए? देखिए अब पेट्रोल की कीमत जानने न जानने से उसका क्या फ़र्क पड़ता है? एक्सीडेंट तो नहीं होगा ना। तो 70 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन जो हो सकता है वो कुड नो यानी कि जान सकता था, यानी कि जो मोटर चालक है वो पेट्रोल की कीमत जान सकता था, यानी अवश्य नहीं जानना चाहिए, अवश्य नहीं जानना चाहिए, क्योंकि उससे एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। वो जान सकता है, न जाने तो भी काम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मस्ट नो कब सही होता? कि उसे सभी चलाने की तकनीकी जानना चाहिए था। शुड नो जानना चाहिए था, क्या जानना चाहिए था? तो ड्राइविंग की जो गियरिंग सिस्टम है और स्टीयरिंग सिस्टम वो जानना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत जान सकता था, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 दिया है, कम्युनिकेशन बिटवीन हब एंड स्पोक प्रोग्राम डीजीटी इज डन थ्रू। डीजीटी के हब एंड स्पोक कार्यक्रम के बीच संचार किसके माध्यम से किया जाता है? ठीक है, 71 का ऑप्शन दिया हुआ है, ए व्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, या टू वे ऑडियो वीडियो डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, या ऑल ऑफ दीज करेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का वो डी हो जाएगा। ठीक है, डीजीटी के हब एवं स्पोक कार्यक्रम के बीच जो संचार की प्रणालियाँ है, ये व्यू सॉफ्टवेयर टेक्निक के माध्यम से, जैसे मैं आपको दूर से पढ़ा रहा हूँ तो आपके पास व्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, आप किसी न किसी माध्यम से देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? यहाँ पे यूट्यूब आपके लिए सॉफ्टवेयर होगा। ये क्या है? टू वे ऑडियो वीडियो एंड डाटा कम्युनिकेशन है। यहाँ पे आपको ऑडियो भी सुनाई दे रहा है, वीडियो भी दिखाई दे रहा है, और कम्युनिकेशन एक तरह से हो रहा है। जैसे आप कमेंट में बता दिए सर 70 नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, या ये इस क्वेश्चन में डाउट है, तो क्या होगा मैं अगले क्लास में, तो ये क्या है? एक कम्युनिकेशन बन जा रहा है। तीसरा क्या दिया हुआ? कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट टेक्नोलॉजी। और ये क्या कैसे पढ़ रहे हैं आप? इंटरनेट के द्वारा ही तो पढ़ रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीजिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। ठीक है, दिया हुआ है डॉट 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 इफेक्टिव ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इसमें से क्या है जो शिक्षक और छात्र के बीच अधिक अंतःक्रिया के कारण प्रभावी होता है? ठीक है, क्या है? हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, या सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, या असिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, या फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो है वो शिक्षक और छात्र के बीच अधिक अंतःक्रिया के कारण प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर। दिया है, ए व्यू सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हब एंड स्पोक प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज डेवलप्ड बाई।
देखिए, एक व्यू सॉफ्टवेयर जो है, जो हब और स्पोक प्रोग्राम में डीजीटी के द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। वो कहाँ से विकसित किया गया? डीजीटी के हब एवं स्पोक प्रोग्राम जो इस्तेमाल होने वाला है, ये व्यू सॉफ्टवेयर, वो उसको किसने विकसित किया था? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, या आईआईटी दिल्ली, या सीडीएसई पुणे, या टीसीएस मुंबई। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर जो है, ये व्यू सॉफ्टवेयर यूज किया था, यही डेवलप किया था। ठीक है, अमृता यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 74 नंबर दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड? निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? देखिए, रेडियो में क्या सिर्फ ऑडियो सुनाई देता है, तो ये हो नहीं सकता। चाक बोर्ड में सिर्फ ग्राफिक दिखाई दे सकती है, चित्र दिखाई दे सकता है। ठीक है, मैं बोलूँ ना यहाँ पे चित्र बना दूँ तो आपको क्या सिर्फ चित्र ही तो दिखाई देगा? ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, चाक बोर्ड भी नहीं होगा। सीसीटीवी में सीसीटीवी और ओवरहेड प्रोजेक्टर, देखिए दोनों में कन्फ्यूजन है। तो यहाँ सीसीटीवी जो है, सीसीटीवी में क्या होता है, एक तरह से कैमरा फिट होता है जिसमें क्या करता है, वो ऑडियो को भी कैप्चर करता है और साथ में वीडियो को भी कैप्चर करता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर के द्वारा हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, प्रोजेक्टर से आवाज़ नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डायमेंशनल एड? निम्नलिखित में से कौन त्रिविमीय सहायक है? त्रिविमीय यानी 3D एड है, कह सकते हैं 3D एड। अब देखिए, कोई चित्र मैंने बनाया, ये क्या है, 2D है, यानी कि 2 डायमेंशन है। लेकिन मैं एक घन बनाऊंगा जैसे इस प्रकार, तो ये क्या है, 3D डायमेंशन है। ठीक है, ये 3D डायमेंशन है। अगर मैं सिर्फ वृत्त बनाऊं या सिर्फ मैं एक वर्ग बनाऊं या आयत बनाऊं, तो ये 2D डायमेंशन है और ये 3D डायमेंशन है। तो देखिए यहाँ पे पोस्टर क्या है, 2D डायमेंशन है। चार्ट एक 2D डायमेंशन है। मॉडल, कोई नमूना बना रहे हैं तो ये 3D डायमेंशन होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मॉडल जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए आप फिटर ट्रेड से हैं, आपको जॉब दिया गया कुछ इस प्रकार बनाने के लिए, तो ये जॉब बनाना ही क्या हो गया, ये आपके लिए कुछ इस प्रकार जॉब दिया गया है, तो ये जॉब आपके लिए क्या हो गया, मॉडल हो गया। तो ये 3D में आपने बनाया है। 2D में चीज़ें कहाँ पे बनती है, दीवार पे, पोस्टर पे, कैमरा में, ये 2D डायमेंशन बनाता है। और जब कोई चीज़, कोई वस्तु सामने होती है ना, जिसे आप हाथ से उठा सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो 3D डायमेंशन होता है। तो मॉडल ये क्या है, 3D डायमेंशन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस प्रकार हमने 75 क्वेश्चन आप लोगों को करा लिए। अगर आपने अभी तक सभी क्वेश्चन 75 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सभी क्लास को करिए। उसके बाद एग्जाम से पहले एक बार आप क्या करिए, सीबीटी एग्जाम कैसे होता है इसके लिए मॉक टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मॉक टेस्ट के लिए सिर्फ 99 रुपये है, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है वो सभी मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि उसको आंसर भी पता चल जाएगा और आप टेस्ट दे पाएंगे कि एग्जाम में कैसे टेस्ट होता है। और ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल है मॉक टेस्ट, तो आप सक्सेस करियर एप्लीकेशन डाउनलोड करके मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। और सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे आपको PDF में मिल जाएगी इस POT का, तो आप POT डाउनलोड करके अपना पढ़ाई करिए। PDF बिल्कुल फ्री है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कल की क्लास में मिलेंगे चौथे वीडियो के साथ। ठीक है, चौथी क्लास के साथ। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।